सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब और काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब का जब नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो आता है रूल ऑफ लॉ। और अगर हम ये बात करें चौधरी साहब के बारे में कि सियासत की जितनी भी जहतें हैं, जितनी भी परतें हैं, चौधरी साहब से बेहतर कोई नहीं समझता तो कुछ गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल चौधरी साहब मैं आपसे ये करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों बहुत सी खबरें आ रही थी कि शायद जो है पीपल्स पार्टी के लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है और वो चाहते हैं कि आप उनकी जमात का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद आपने बाकायदा ऐलान किया कि आप काफ लीग के साथ जाएंगे। देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई आइडियोलॉजी का रीज़न था या आपकी नज़र में आने वाले मुस्तकबिल में आपको काफ लीग का फ्यूचर ज़्यादा बेहतर लगा? चौधरी साहब देखें, चौधरी शुजात हुसैन साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और हमेशा उन्होंने वज़ादारी की सियासत जो है वो की है। और आज भी अगर आप देख लें कि एक ही लीडर है जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और लोगों को एक मेज़ पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने अप्रोच किया तो पहले तो सच्ची बात है कि मैंने कहा कि नहीं, आपकी फैमिली के इश्यूज हैं तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फैमिली इश्यूज को तोड़ने में मेरा कोई किरदार। तो उसके बाद जब फिर परवेज़ इलाही साहब ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, तो फिर चौधरी शुजात हुसैन ने जब मुझसे बात की तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी जमात में आने के लिए तैयार हूँ। और उसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि मैं एक जमात को जमहूरी जमात बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से सियासी पार्टियाँ बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में फंक्शन करती हैं, जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं, जो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, जो तंजीम होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो वो एक ख्वाब है कि मैं इस पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाऊं और इस पार्टी में फैसले जो हैं वो एक मुशावरत के बाद हों, अक्सरियत की राय से हों, वन मैन शो ना हो। तो इंशाल्लाह यही ख्वाब हैं और मुझे बड़ा इस बात की खुशी है कि जब से मैं पार्टी में आया हूँ, सबसे मुझे ज़्यादा इनकरेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों से हुई है, पाकिस्तान के यूथ से हुई है, तलबा से हुई है, तालिबान से हुई है। और माशाल्लाह ये बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह यूथ में हमारी पार्टी जो है तमाम पार्टियों से ताकतवर होगी। अच्छा, आपने खास तौर पे जो फोकस किया है वो यूथ के ऊपर किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपने परवेज़ इलाही साहब का भी जिक्र किया। पीटीआई के साथ आप काफ़ी अरसे रहे, फिर जिस तरह की खबरें आई वो हमारे सामने हैं। क्या उसमें से एक वजह ये भी थी कि परवेज़ इलाही साहब के साथ या एक स्पेसिफिक लॉबी थी जिसके साथ आपकी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से आपको पीटीआई छोड़नी पड़ी? चौधरी साहब देखिए, उसकी कई वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि मैं जो गवर्नर थी पंजाब में उससे मुतमिन नहीं था और फिर उसके अलावा जब ये इशू हुआ है, परवेज़ इलाही को फैसला हुआ है कि उनको चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करना है, तो मेरी राय थी कि 184 मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो मैं नहीं समझता ये किसी तरीके से भी मुनासिब है कि 10 सीटों वाला उसको आप चीफ मिनिस्ट्री ऑफर कर दें और 184 सीटों वाले जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ना बने। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था और पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कोई किसी किस्म का मुज़ायका जो है वो नहीं है। चौधरी साहब ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब को चौधरी सारिक साहब ने दावत दिया है कि वो दोबारा वापस आ जाएं मुस्लिम लीग काफ में, तो आपको इस पर एतमाद में लिया गया है कि अगर परवेज़ इलाही साहब वापस आते हैं तो उनको वापस ले लिया जाए? देखिए जी, मेरे इल्म में नहीं है कि सालिक हुसैन साहब ने ये दावत जो है वो दी है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़े है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनका फैमिली मैटर है और ख़ानदान का जो भी फैसला चौधरी शुजात साहब
पार्टी के भी बड़े हैं और अपने खानदान के भी बड़े हैं, तो जो भी वो फैसला करें मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आप क्योंकि आगे इलेक्शन की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अगर हम 2018 की बात करें तो क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट थी काफ लीग की, तो इस वजह से काफ़ी सारी सीटें भी मिली। या चले काफ लीग के पास एक बयानिया होता था कि चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने बहुत से काम करवाए। तो अब जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो क्या किसी सीट एडजस्टमेंट के तहत जाएंगे, या नैरेटिव क्या होगा मुस्लिम लीग काफ का कि क्या ऐसी कारकर्दगी दिखाई है, क्योंकि आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं जिस हुकूमत ने 14 माह में जो कुछ किया है वो पूरी आवाम के सामने। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पहली बात तो हमारा नैरेटिव जो है वो ये होगा कि हम एक डिवाइडिंग लाइन जो है वो देनी चाहते हैं, और हमारा मैसेज जो है वो पाकिस्तान के अवाम को ये है कि जो लोग सियासत को तजारत समझ के आए हैं और जिन लोगों ने MNAs और MPAs बनकर किकबैक्स ली हैं, करप्शन की है, डेवलपमेंट में से फंड से पैसा खाया है, और जब वो पार्लियामेंट के मेंबर बने थे और जब पार्लियामेंट को छोड़ा है तो उनकी दौलत में कितने गुना इजाफा हुआ है, ये पाकिस्तान के लोग हर अपने नुमाइंदा जो है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा मैसेज जो है वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप समझते हैं कि आपका कैंडिडेट जो है चाहे वो किसी भी पार्टी से है, अगर वो ईमानदार है, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो सियासत को इबादत समझता है और सियासत जो है वो लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत में आया है, तो उसको वोट दें। तो अगर वो करप्ट है, अगर उसने पैसा कमाया है, तो फिर चाहे वो हमारी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसको आवाम को रिजेक्ट करना चाहिए। इसलिए कि अब बहुत हो चुका, ये लोग जो है 50,000 1 लाख वोट देकर असम्बलियों में आते हैं और फिर जब ये पैसे बनाते हैं तो फिर ये अपनी इज्जत नहीं, 50,000 लोग या 1 लाख लोग जो वोट देते हैं उनकी भी इज्जत जो है उनको नीलाम करते हैं। अच्छा तो जी चौधरी साहब, एक और सवाल जो अभी सदीक जान ने बात की है उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है चौधरी सालिक साहब के हवाले से। अगर चौधरी सालिक साहब ऐसा कोई बयान दे रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यकीनी सी बात है वो चौधरी शुजात के इल्म में तो होगा। अगर बिल फर्ज करें और आपकी चौधरी शुजात से यकीनी सी बात है मुलाकात भी होती है, बातें भी होती हैं, तो कभी चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आपसे जिक्र किया है कि वो ऐसा सोच रहे हैं, और अगर वो ऐसा सोच लेते हैं तो फिर आपकी क्या लाइन होगी? देखिए, पार्टी में हर शख्स के लिए अपनी जगह जो है वो होती है, तो मेरी इस बारे में कोई डिस्कशन जो है वो सालिक साहब से या चौधरी शुजात साहब से नहीं हुई है। ठीक हो गया। चौधरी साहब, ये बताएं कि आपकी कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बातचीत चल रही है कि सीट एडजस्टमेंट के तहत आप इलेक्शन लड़ें या नहीं, आप अलग ही इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, अभी तो मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हैं कबल अज़ वक्त हैं, तो 11 या 12 तारीख को मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, तो उसके फौरन बाद या उसके एक आध हफ्ता पहले जो है तमाम पार्टियों से हमारे दरवाजे जो हैं मुज़ाकरात के खुले हैं, लेकिन हमें अब तक सीट एडजस्टमेंट का किसी भी सियासी जमात से हमने कोई डिस्कशन या कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन चौधरी साहब, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा कि एक तरफ ये एक अच्छा आपका नैरेटिव है या जिस नैरेटिव को आप लेकर जाएंगे अवाम में कि जिस आपके हल्के में उम्मीदवार का आपने देखा कि सियासत में आने के बाद उसके असास और जायदादें बढ़ गई, तो डेफिनेटली उसने करप्शन से बनाए होंगे, हलाल से तो नहीं बनाए होंगे, तो उसको आप वोट ना दें। तो अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ हो जाती है और उनका कोई ऐसा उम्मीदवार है वहाँ पे जहाँ पे आपको कहा जाता है कि उसको सपोर्ट करें और आप ये समझते हैं कि यार ये तो इसने तो करप्शन किया, तो कैसे फिर आपका उनके साथ मामला चलेगा? देखिए, अभी मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अभी तो सीट एडजस्टमेंट की किसी बात जो है उसका भी कोई मुज़ाकरात या कोई चीज़ जो है वो टेबल पे नहीं है, तो ये वक्त हम उस वक्त फैसला करेंगे जब वो वक्त आएगा। लेकिन अब तो हम एक सियासी जमात के तौर पर काम कर रहे हैं और इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि हमारी जमात ने इलेक्शन जो है वो लड़ना है और पूरे पाकिस्तान में भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना है। चौधरी साहब, आप बहुत सी जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, पब्लिक पल्स आपसे बेहतर कौन जानता होगा क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम आपकी एक्टिविटीज़ हमने सैलाब के दिनों में भी देखी, आपकी एक्टिविटी जहाँ से इस्लामाबाद से आपने बहुत सा जो है वो सामान आपने लेकर भेजा सैलाबज़दा इलाकों में, बड़ा आप एक्टिव रहे उस सारे टाइम में सैलाबज़दगान के लिए, तो आपसे बेहतर कौन पब्लिक पल्स जानता होगा। तो ये बताएं कि पब्लिक पल्स को देखते हुए आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो है वो 100 में से कितने नंबर देंगे उनकी मुआशी फ्रंट पे कारकर्दगी को?
एक तो भाई आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। अच्छा सिद्दीक जान, ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी जो मईशत की पॉलिसी है, आप जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, फिर फ्लड के हवाले से सिद्दीक जान ने जिक्र किया कि आपने बहुत काम किया है, लोगों की पल्स को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपको लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर लोग मुतमईन हैं, और जब आप लोग जाएंगे वोट लेने के लिए या गवर्नमेंट जाती है वोट लेने के लिए तो लोग उन्हें वोट करेंगे? चौधरी साहब देखिए, यहाँ तक तो माशी पॉलिसी का ताल्लुक है, वो तो मैं ना पीटीए की गवर्नमेंट में मुतमिन था और ना मैं अब मुतमिन हूँ जी। आप को मालूम है और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि 1 दिसंबर 2021 को मैंने पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए लंदन में ये बात कही थी कि हम बहुत कड़ी शराइत जो हैं वो IMF की मांग रहे हैं, हर चीज हमने गिरवी लेके दे दी है और इससे हमारे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। हमें अपनी जो नेगोशिएशन है उसके साथ बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। तो उसके बाद आपको मालूम है कि शेख हफीज साहब ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, फिर जनाब शौकत तरीन ने आकर वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, फिर शौकत तरीन ने खुद एग्रीमेंट किया, फिर खुद तोड़ दिया, फिर मिफ्ता साहब ने एग्रीमेंट किया, फिर डार साहब ने अपनी और चीजें जो हैं उनके सामने रख दी। तो भाई मुल्क इस तरीके से नहीं चला जा सकता। अगरचे मैं IMF समझता हूँ कि हमें 20-25% इंटरेस्ट रेट जो है उनके कहने पे हमने किया हुआ है, तो कोई भी मुल्क में तजारत या बिजनेस जो है 25% इंटरेस्ट जो है कि नहीं कोई कारोबार जो है वो नहीं काम कर सकता। और पाकिस्तान के हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80% लोन जो है हमारा वो बैंकों का, वो तो हुकूमत का है। हमारा 35,000 अरब रुपया जो है जी। वो पाकिस्तान की हुकूमत ने देना है जी। तो अगर आप अंदाजा कर लें कि अगर 20% इंटरेस्ट है तो जितनी हमारी टैक्स कलेक्शन है उतना सिर्फ सूद बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि माशी पॉलिसियाँ जो हैं हमारी बदकिस्मती से दुरुस्त समझ में नहीं है। हमें बहुत मुश्किल फैसले जो हैं वो बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। हमें देखें इलेक्ट्रिसिटी का इस वक्त सर्कुलर डेट 2.7 ट्रिलियन है, गैस का 1.5 ट्रिलियन है, फिर उसके बाद रेलवे है, स्टील मिल है, PIA है। तो भाई ये तो अमीर तरीन मुल्क जो हैं वो भी ट्रिलियन रुपीज जो हैं वो खसारा जो है वो नहीं अफोर्ड सकते। हम तो टोटली अग्री विद यू चौधरी साहब, फैसले हमें करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप यही सारे सख्त फैसले करेंगे। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं चाहूंगी कि आप जरा हमारी रहनुमाई करें, हाशिम डोगर साहब का ग्रुप सामने आ रहा है, मुराद राज साहब के हवाले से भी बातें आ रही हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब भी बड़े एक्टिव लग रहे हैं, और एक जो बड़ी एक इस वक्त डिस्कशन हो रही है जनूबी पंजाब के हवाले से कि शायद पीपल्स पार्टी को जो है वो जनूबी पंजाब का जो है वो हिस्सा दिया जाएगा। अब जब इतनी डिवीजन है तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे आगे लेकर आएंगे? क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग ये समझ रहे हैं ये किंग्स पार्टी बन रही है और इन्होंने आगे सियासत को लेकर जाना है। सो आप इसके ऊपर अपना एनालिसिस क्या देते हैं? देखिए जी, मेरा एनालिसिस जो है वो बड़ा वाज़ेह है। मैं समझता हूँ कि हाशिम डोगर साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं और कम अज़ कम उनके खिलाफ कोई ऐसी जो है एलिगेशन भी नहीं है। तो उसने बड़ा अच्छा फैसला किया है। उसने फैसला किया है कि हम अभी सोचेंगे, वक्त लगाएंगे, और उन्होंने अपना एक डेमोक्रेट्स ग्रुप जो है वो तश्कील जो है वो दिया है। तो मेरे भी बहुत से लोगों के साथ राब्ते हैं। देखें, असल इशू ये है कि अब लोग जो हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनको स्पेस चाहिए, उनको वक्त चाहिए, उन्हें अपने इलाके के जो वोटर्स हैं उनसे मशावरत जो है वो करनी है। अगर वो जल्दबाजी में फैसला करेंगे तो उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि तजर्बा किया है कि पहले 26 लोग जो हैं वो लोग थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के वो PTI में शामिल हुए थे। लेकिन जब उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया है और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हैं तो 20 में से 15 सीटें जो हैं वो हार गए हैं। तो इन मामलात में सियासतदान हमेशा ये देखता है कि पब्लिक बैकलैश क्या होगा, तो फिर सोच समझ के फैसले जो हैं वो करने चाहिए। मेरे से भी बहुत से लोग इन टच हैं और इंशाल्लाह वो हमारे साथ शामिल भी होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो अपने हल्के में अपने लोगों के साथ मुशावरत करें और पॉलिटिकल लोगों को कोई भी फैसला करने से पहले अपने लोगों को एतमाद में लेना चाहिए।
चौधरी साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल ये है कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है जिसकी मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, इसकी मुद्दत कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी जाए और 1 साल इलेक्शन ना करवाए जाएँ, तो मुस्लिम लीग काफ का क्या नुक्ता नज़र है कि 12 अगस्त को मुकम्मल हो मुद्दत, उसके बाद इलेक्शन करवा लिए जाएँ, या 1 साल की तोसी हो जाए, या निगरान सेटअप जो है 1 साल के लिए हो? चौधरी साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जितनी भी डिबेट हो रही है कहीं पर भी इसी हवाले से हो रही है कि शायद जो सेटअप आएगा वो 1 साल और कुछ लोग कहते हैं वो 2 साल के लिए होगा। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं जो चौधरी साहब से इसका जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अहम बात की थी सदीक जान ने निगरान सेटअप के हवाले से। कुछ लोग ये कहते हैं चौधरी साहब कि शायद इलेक्शंस होंगे ही नहीं, अगर निगरान सेटअप तो आ जाएगा लेकिन उसके बाद जो निगरान सेटअप है वो 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, और जो इलेक्शंस की बात की जा रही है शायद इलेक्शंस हो ही ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, और एज ए डेमोक्रेट जो मुल्क के आइन पे, मुल्क के कानून पे बिलीव करता है, तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि असम्बलियाँ की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बलियाँ जो है डिज़ाल्व की जाएँ और निगरान सेटअप जो है वो लाया जाए, और निगरान सेटअप जो है आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवा दें। मौलाना साहब ने कल ये बात की थी कि अगर मुल्क के हालात बेहतर हुए तो फिर हम देखेंगे, इलेक्शंस के लिए ही हम लोग बाहर आए थे, रैलीज़ भी हम लोगों ने इलेक्शंस के लिए की थी। तो मौलाना साहब तो अब वही बात कर रहे हैं मईशत की और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, तो लगता है कि चीज़ें शायद उस तरफ ना जाएँ जिस तरफ इशारा किया जा रहा है पैरेंटली। देखिए, मौलाना साहब भी जो चैलेंजेस हैं मुल्क के, तो वो मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो पूरा मुल्क कह रहा है। मुल्क की मईशत जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। गरीब आदमी जो है वो महंगाई जो है उन पे बिजली बनकर गिरी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा सकता, और जो बच्चों को वालिदैन बड़ी मुश्किल से उधार लेके कर्जे लेके अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, और तालीम हासिल करने के बाद उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कोई लोग बिजली का बिल दे सकते हैं तो फूल नहीं खरीद सकते, फूल खरीदते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत ही मुश्किल और संगीन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन में ताख़ीर जो है उससे हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है। तो आप अगर ये 1 साल की एक्सटेंशन का फैसला होता है तो आप मुखालफत करेंगे? मुस्लिम लीग काफ मुखालफत करेगी ये 1 साल की एक्सटेंशन की? जी नहीं, सवाल नहीं मेरे। अगर 1 साल के लिए असम्बली की मुद्दत में तोसी कर दी जाती है जो फजल रहमान साहब चाहते हैं, तो क्या फिर मुस्लिम लीग काफ उसकी मुखालफत करेगी उस फैसले की? देखिए, मैं अपनी ज़ाती राय जो है वो दे दी है, और हमारी पार्लिमानी आपको मालूम है कि वो भी पार्टी है, तो जाहिर है कि पार्टी के फैसले जो हैं मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि जमहूरी तरीके से होनी चाहिए। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारी पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मैंने अपनी ज़ाती ओपिनियन जो है वो आपको दे दी। चौधरी साहब, जान की अमान पाऊँ, एक और कंट्रोवर्सी है जो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमारी उस पर भी रहनुमाई करें। जब इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज का और परवेज़ इलाही का, तो बहुत से लोगों ने जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि शायद आप हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ था। और उस्मान बुज़दार के हवाले से आपको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, वो क्या थे? पहली बात तो यह है कि ये सारी स्टोरी जो है वो बनाई गई है, झूठी स्टोरी। उस्मान बुज़दार से मेरे बिल्कुल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और मैं समझता था कि वो गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन जब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का इशू आया था तो मेरी ज़ाती राय ये थी कि उस्मान बुज़दार को अब इस्तीफ़ा जो है वो नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो यूं ही इस्तीफ़ा देंगे सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नून की तरफ देखना शुरू कर देगी। तो एक तो बात ये है कि मैं बुज़दार को उस वक्त जब इससे इस्तीफ़ा लिया गया है इसके हक़ में नहीं था, और ये बात जो है पूरी पार्टी के इल्म में है। दूसरी बात ये थी कि एक तासर दिया गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो मेरी जेब में था। मैं बार बार कहने के बावजूद अभी तक वो तो लोगों का एक माइंड सेट जब बन जाता है तो उसको तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो एक माइंडसेट बना दिया गया कि मैं इस्तीफा लेके 2 हफ्ते अपनी जेल में करता रहा और मैंने इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो बात भी बिल्कुल झूठ पे मबनी थी, क्योंकि वो इस्तीफा जो है वो अगरचे बुज़दार साहब दे चुके थे, लेकिन बुज़दार साहब ने वो इस्तीफा मुझे नहीं दिया था, वो प्राइम मिनिस्टर को दिया था। और इस्तीफा 2 हफ्ते मेरे पास नहीं, गवर्नर हाउस में, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पड़ा था। तीसरी बात ये है कि हमजा शहबाज की जहाँ तक सपोर्ट का ताल्लुक है, देखिए 20 लोग जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी से शहबाज की, हमजा शहबाज की मदद के लिए लेके गए। 5 लोग जो हैं उनको अलीम खान लेके गए और 3 लोग जो हैं उनको असद जो है असद खोखर साहब लेके गए। तो भाई अगर मेरे लोग गए हैं तो उनका किसी का नाम तो होगा, इनविजिबल तो नहीं होंगे, वो कोई फरिश्तों ने तो वोट नहीं डाले होंगे। तो एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मेरे बिहाफ पे उसने हमजा शहबाज को वोट जो है वो दिया। तो लेकिन अगर मैं लेट्स से अगर मैं उसमें शामिल होता तो मैं ये जो थे ये 26 लोगों का इन्होंने एकदम उनको डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया, उनको इलेक्शन से भी हरवा दिया। तो भाई अगर नेशनल असेंबली में सारी अपोजिशन वोट के बगैर अपनी सीटें रख सकते थे, तो ये लोग जो है ये भी हैं, इनको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं थी, ये असेंबलियों से गैर हाजिर रह सकते थे। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बड़ी शिक ये मौजूद है कि पहला जो बैलेट है उसमें मेजॉरिटी चाहिए, जितने भी लोग टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50% चाहिए। लेकिन दूसरे बैलेट में जो मेजॉरिटी है प्रेजेंट की वो चाहिए। तो इनका एक वोट भी अपोजिशन का इनको नहीं चाहिए था। ये उनको कहते कि भाई आप घर अपने बैठे रहें, असेंबली में ना आए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं ये मेरे नहीं थे, मैं इन फैसलों में इन्वॉल्व नहीं था और ना ही मैंने कोई वोट जो है वो हमजा शहबाज को दिलवाया। चौधरी साहब, आप तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं, ये जो नई वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, आपका राब्ता है और आपकी उनके साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताया अगर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब वापस आते हैं और सियासत करते हैं तो आपको लगता है ये जस्टिफाई है सब कुछ? क्योंकि 5 साल एक बयानिया बनाया गया, उन्हें नाअहल किया गया और वो भी ताहयात नाअहल किया गया। अब वापस आएंगे, लोगों में जाएंगे, आपने देखा है लोगों की पल्स क्या है, तो आपको लगता है जस्टिफाई कर पाएंगे चीज़ों को? और क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मुल्क में जो है आपको मालूम है कि बेटे से तनख्वाह न लेने पे जो है प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है। हाँ। और इस मुल्क में पहले आपको मालूम है कि यूसुफ गिलानी को कंटेम्प्ट लगा के जो है वो घर भेजा जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी जा सकती है। तो इस मुल्क में हर चीज़ जो है वो मुमकिन है। सदीक कोई सवाल करना चाहेंगे आप? अच्छा, मुझे एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा रही हैं, बहुत से लोगों का ये तासुर है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद नून लीग की अब गेम वैसे नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि इस चीज़ को कि शायद नून लीग को साइडलाइन करने के लिए इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आमने सामने खड़ी होगी? देखिए जी, अभी ये कहना जो है बिल्कुल कबल वक्त है, क्योंकि मेरे अपने ख्याल में तमाम जमातें जो हैं वो अपने अपने प्लेटफार्म पे इलेक्शन जो है लड़ेंगी और मेरे ख्याल में सीट एडजस्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब अपना वक्त देने के लिए हमें। और मैं आऊँगी सदीक जान आपकी तरफ। मुझे ये चौधरी सरवर साहब को आपने सुना है, इसमें आपने 3 से 4 बड़े अहम सवाल किए हैं। एक तो आपने बात की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो बन रही हैं, जिसमें जहांगीर तरीन की पार्टी हो गई या बाकी सारी पार्टियों की भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपने सवाल किया कि भाई आपकी इनके साथ कोई चल रही है चीज़ें। आपको क्या लगता है चौधरी साहब की बातें सुनने के बाद, क्या एनालिसिस है आपका कि होगा क्या? देखें, बात यह कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन सी पार्टी जो है वो जो किंग्स पार्टी है आपने बात की, या तरीन साहब की पार्टी का क्या रोल होगा। पीटीआई के जो मेन लोग छोड़ के गए हैं, फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, आमिर कियानी साहब, मतलब आमिर कियानी साहब की तो वो पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, लेकिन बहरहाल जो अब तक पीटीआई छोड़ के जाने वालों में से हैं उसमें सबसे बड़े जो 2 नाम हैं वो शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब हैं। शीरी मज़ारी साहिबा तो डेफिनेटली उन्होंने तो, क्योंकि वो हल्के की सियासत नहीं करती,
तो उनका तो उस तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फवाद चौधरी साहब को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ जाते हैं। वो तरीन साहब के साथ जाते हैं, पीटीआई का कोई और धड़ा होता है उसके साथ खड़े होते हैं, पीटीआई में ही रहते हैं। ये एक सवाल है मेरा, जहाँ तक ख्याल है, मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब शायद वो इलेक्शन ना लड़ें। अच्छा, शायद वो इलेक्शन ही ना लड़ें, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। आपका ख्याल है ये खबर है? नहीं, मेरा एनालिसिस है कि उनको इतना इदराक है कि आवाम कहाँ खड़ी है, उनके हल्के के लोग कहाँ पे खड़े हैं जी, और वो मेरा नहीं ख्याल कि तरीन साहब के साथ जाएंगे। वक्ती तौर पे वो राब्ते में ज़रूर होंगे, बिल्कुल उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। उनका तरीन साहब से वैसे भी एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा, जब इमरान खान साहब से अलग भी हो गए तरीन साहब तो तब भी उनका राब्ता रहा। तो मेरा एक ख्याल है कि अभी कंफ्यूजन है, कोई पता नहीं है, कोई भी क्लियर नहीं है। लेट्स सी, लेट द टाइम डिसाइड। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कल आप सबने देखा मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाग में मौजूद थी और सुना लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। सदीक जान इस हवाले से कुछ हम चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब आपको चौधरी मंजूर साहब का एक शॉट सुनाते हैं और वो आईना दिखा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को। आईना नहीं दिखा रहे, मेरे ख्याल में हकीकत बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आप सियासत करें तो। क्या वो तैयार हैं इन चीज़ों के लिए? जब मैं चौधरी साहब को सुन रही थी तो मुझे तो वो सॉसपेन वाली कहानी याद आ रही थी जिसमें मरियम नवाज साहिबा को सॉसपेन चाहिए था अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए। तो ये तो हक़ाइक़ बड़े डिफरेंट है। मरियम तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए? देखें, एक तो ये है कि पहले तो ये देख लें कि मुझे तो ये टोपी ड्रामा लगता है, ये ऐसी एक फ़िक्स मैच है। देखें, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मीडिया के पास कोई और इशू तो है नहीं आजकल। इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं, ऑडियो लीक्स डिस्कस कर लेते हैं, वीडियोस डिस्कस कर नहीं सकते, तो यही डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा चलें मीडिया को कोई मसरूफियत दें हम। तो क्योंकि वहाँ पे AJK में एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन भी है और वहाँ ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी ज़ाहिर है इन्होंने तकरीरें एक दूसरे के ख़िलाफ़ करनी है, एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक वो टोपी ड्रामा है, एक ऐसे ही बस एक ज़रा मीडिया को मसरूफियत देने के लिए। और ये भी है कि देखें, ये सियासी तौर पर इनकी तलाक तो होनी थी, सियासी तौर पे खुला तो किसी ने लेना था, क्योंकि आगे बजट के बाद इन्होंने अलग अलग होके और एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करनी है, इन्होंने इलेक्शन में जाना है। 14-15 माह मिल के इन्होंने मुल्क को खाया, मिल के मुल्क को लूटा, इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी, इन्होंने आवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर इतने हालात तंग कर दिए कि लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं और लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। और जितना आप देख लें, पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ही मुश्किल हालात हैं और लोगों को आगे मुझे ऐसा लगता है एक और तासुर से दीगजन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है ना वो ऊपर से आके प्ले कर रहे हैं, खासतौर पर जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब के हाथों में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कानून साजी वो कर सकते हैं अगर 72 वो लोग आ जाते हैं जिनका ताल्लुक PTI से है। अब लेट्स सी वो उनको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं, खासतौर पर पीपल्स नून लीग के जो हल्के हैं जिनसे मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, वो ये समझते हैं कि शायद आहिस्ता आहिस्ता नून लीग को साइडलाइन किया जा रहा है और हो सकता है कि एक ये एग्रेशन जो है ना वो बहुत खुलकर सामने आए आने वाले दिनों में। देखें, बात ये है जिस तरह के बयानात इन्होंने माजी में दिए, जरदारी साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो जाती उम्र का मुजिब-उर-रहमान है, हाँ। ये धरती का नासूर है, इसको मैंने माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे मैं इसको मुकाबला करूँगा, इससे लड़ूंगा। मौलवी नवाज शरीफ कहा करते थे, नवाज शरीफ कहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे जरदारी लाहौर लाड़काना कसूर और फलां फलां शहरों की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। साद रफ़ीक साहब के बयानात आपके सामने जिसमें वो कहते थे कि और कितना पेट का दोज़ख तुमने भरना है बिलावल तुम्हारे बाप ने, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे इतने। फिर बिलावल ने अभी देखें जब PDM से निकली पीपल्स पार्टी, बिलावल ने क्या कहा था कि हमारी रगों में, तो जब मरियम नवाज ने कहा था कि नया लेपालक है बिलावल, तो बिलावल ने कहा था मेरी रगों में वो खून नहीं दौड़ता, वो लाहौर के ख़ानदान है जिसकी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून दौड़ता है। तो ये सारे बयानात हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये देखें, इस वक्त इनका सर्वाइवल एक साथ है और इनको एक साथ ही, ज़ाहिर है इनका जो सर्वाइवल है, एक साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे तो तब जाके शायद ये कुछ ना कुछ अपनी इज्जत साख सियासत बचा सकें। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उस तरीके से ये लोग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शंस किसी और तरीके से मैनेज होते हैं तो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तो आज के हमने प्रोग्राम में जिक्र ही नहीं किया, उनकी भी रिहाई हो गई है, किस तरफ उनकी पॉलिटिक्स जा रही है? अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब को देखना है कि रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी ना हो जाए। तो ये चीज़ें देखें, अभी PTI छोड़ने वालों की सियासत क्या होती है कुछ नहीं कहा जा सकता। जो PTI छोड़कर
और गए हैं, वो किसी और पार्टी में जाते हैं नहीं जाते। तरीन साहब पार्टी अनाउंस करते हैं तो कौन कौन लोग उनके साथ खड़े होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं क्या वो इलेक्शन भी लड़ते हैं या नहीं लड़ते, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आगे चल के तहरीक इंसाफ जो है अगर चीज़ें कुछ चेंज होती हैं तो तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वालों को वापस लेती है नहीं लेती, ये सारे वो सवालात हैं जिनका भी कोई जवाब नहीं है। अभी सिर्फ कन्फ्यूजन है, अभी कोई तहरीक इंसाफ की मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी आ रहा है कि शायद उसको बैन कर दिया जाए, अगर वो हो जाएगा तो फिर शायद चीज़ें बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं है कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, डिस्क्वालीफाई होते हैं नहीं होते, इलेक्शन होते हैं नहीं होते। अभी तो ये भी नहीं पता है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते। अभी तो ये भी नहीं पता कि असम्बली की एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती। अभी तो यहाँ तक भी बात हो रही है कि शायद जितनी इस वक्त तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ है और जो इस वक्त उनकी हालात है, सूरत हाल है, तो ये है कि बजट के फ़ौरन बाद असम्बली तहलील करके और 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए। ठीक है, बजट कैसा होगा? बजट तो अल्फाज का और फिगर्स का घोरक धंधा होगा ना। असल बात तो बजट वो है जो लोग जिसे गुजर रहे हैं, आम आदमी जिसे गुजर रहा है, वो तो तबाही और बर्बादी वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब और चौधरी सरवर साहब, आपका भी आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतर ही होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।